कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आयत की आंखों में आंसू देखकर ही दृश्यम समझ गया था कि वो पक्का अपने अतीत के बारे में याद कर रही होगी। वो गाड़ी से बाहर निकला और अगले ही पल उसने गार्ड को अंदर की तरफ भेजा ताकि वो लोग सर्वेंट को लेकर आ सके। और जैसे ही दो सर्वेंट वहां पर आए, दृश्यम ने उन दोनों को आयरा और शहर को अंदर ले जाने के लिए बोला। आयत जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और थोड़ा बेचैन होकर बोली, शहर को मैं अंदर ले जाऊंगी। ये बोलते हुए वो शहर के करीब होने ही वाली थी कि दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आयत ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखा। दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, हम लोग घर पर पहुंच गए हैं और बेशक से हम घर पर हों या ना हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम और हमारी प्रिंसेस दोनों पूरी तरह से सेफ हैं। उसकी बात पर आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई और दृश्यम ने अब सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ आप बच्चों को ले जाइए और अगर हो सके तो उनके कपड़े चेंज करवा दीजिएगा और उन पर ब्लैंकेट डाल दीजिएगा। उसकी बात पर सर्वेंट ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से अंदर चली गई। आयत तुरंत बोली, बच्चों को हमारी ज़रूरत होगी। अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो इट्स ओके, कम से कम मुझे तो जाने दीजिए मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसका हाथ पकड़कर उसे गार्डन एरिया की तरफ लेकर बढ़ गया। आयत को इस वक्त कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, पर दृश्यम रुका ही नहीं और अब वो उसे लेकर गार्डन एरिया में आया और वहाँ पर उसके साथ ही घास पर बैठ गया। आयत चुपचाप उसके सामने बैठी थी। दृश्यम ने अब अचानक से ही उसकी गोद में अपना सिर रख दिया और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी ऐसे आसमान को देखना अच्छा लगता है ना। उसकी बात सुनकर आयत ने आसमान की तरफ देखा और बोली, हाँ, जब आसमान में तारे चमकते हैं तो आसमान सुंदर लगता है। दृश्यम मुस्कुराकर बोला, लेकिन मुझे तो आसमान से ज़्यादा कोई और सुंदर लगता है। उसकी बात पर आयत ने नज़रें झुकाकर उसकी तरफ देखा और दृश्यम एक बार फिर से बोला, तुम्हारे सामने आसमान की कोई औकात नहीं है सेनोरिटा। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे मोतियों जैसे दांत भी चमकते हैं जब तुम मुस्कुराती हो, लेकिन तुम बहुत कम मुस्कुराती हो। बस सारा दिन मुंह बनाकर मुझे घूरती रहती हो, जैसे पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ दिया हो। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि तुम कोई डंडा उठाकर मेरे पीछे ना पड़ जाओ और पता चले मार मार कर तुमने मेरी टुई सुझा दी। मेरा तो वैसे ही आजकल ऑफिस में काम करने का मन नहीं करता। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं तो ऑफिस जा भी नहीं पाऊंगा। उसकी बातों पर आयत हंसने लगी थी। दृश्यम अब आसमान को छोड़कर उसकी तरफ घुमा तो उसका चेहरा आयत के पेट के बिल्कुल करीब हो गया। ना चाहते हुए भी आयत ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसकी हंसी एकदम से रुक गई थी। दृश्यम बड़े ही प्यार से बोला, क्या हुआ, हंसना बंद क्यों कर दिया? हंसो ना, दिल को सुकून मिल रहा था। उसकी बातें सुनकर आयत के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो जल्दी से बोली, मुझे लगता है हमें अंदर चलना चाहिए मिस्टर मल्होत्रा। वैसे तो मौसम सही है, लेकिन कोई पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए और वैसे भी अब सोने का वक्त हो गया है। बच्चे उठ गए हों तो मुझे ढूंढेंगे, मुझे उनके पास जाना चाहिए। दृश्यम भी तुरंत बोला, नहीं, वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। आयत ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? दृश्यम ने अब अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और फिर बड़े ही प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, क्योंकि उनको पता है कि तुम मेरे पास हो। आयरा को पता है कि उसकी मामी उसके मामा के पास हैं और शहर को भी पता है कि उसकी मम्मा उसके डैड के पास होंगे। जैसे ही उसने कहा, आयत की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। वो अब अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाकर बोली, प्लीज़ अंदर चलिए ना मिस्टर मल्होत्रा, और अगर नहीं जाना तो मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर वो वहाँ से उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन दृश्यम ने अब उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे नीचे घास पर लगाते हुए उसके हाथ को हल्का हल्का कसने लगा। सिर्फ उसका नहीं, दृश्यम का हाथ भी घास पर कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा था। इस वक्त उन दोनों के दिल की धड़कनें तेज चल रही थी और अब आयत ने अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करना ही बंद कर दिया था। दृश्यम बड़े ही प्यार से बोला,
वेरी गुड बेबी, जैसे तुम अब समझ गई हो ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती, आइंदा मुझसे लड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें हराना मैं चाहता नहीं और मुझे हारने की आदत है नहीं। आयत ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी कर रहे हैं? दृश्यम भी झट से बोला, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, और रही बात तुम्हारे परेशान होने की, तो अगर मेरे प्यार से तुम परेशान होती हो तो बेशक से होती रहो सेनोरिटा, क्योंकि तुम्हें प्यार करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। और अभी तो मैंने तुम्हें ढंग से प्यार करना शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से परेशान होने लगी। तब क्या हाल होगा तुम्हारा जब तुम पूरी तरह से मेरी होगी। उसकी ये सारी बातें आयत को अंदर तक सिहरन महसूस करवा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसका दिल मचलने लगा था। कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके दिल को अच्छी लग रही थी, लेकिन वो इन सब बातों से बचना चाहती थी। प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों में वो दोबारा आना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अचानक से ही दृश्यम का सर अपने हाथ में उठाया और फिर उसे तुरंत घास पर रखते हुए बोली, आप जो ख्वाब देख रहे हैं ना मिस्टर मल्होत्रा, वो कभी पूरे नहीं होंगे। 1 महीना मुझे यहाँ पर रहना था, जिसमें से 12 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, और अब बाकी के दिन मुझे लगता है मैं यहाँ पर रह ही नहीं पाऊँगी। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी। दृश्यम चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन उसने आयत को अंदर जाने से नहीं रोका। आयत दरवाजे पर आकर खुद ब खुद रुक गई थी। अचानक से ही उसने पलटकर पीछे दृश्यम की तरफ देखा, जैसे वो रुकना चाहती हो, वो दृश्यम के पास वापस जाना चाहती हो, एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को दोबारा मौका देना चाहती हो। लेकिन अचानक ही वहाँ पर बिजली कड़कने लगी, तो वो एकदम से होश में आई और फिर तुरंत भागते हुए अंदर की तरफ चली गई। दृश्यम, जो अभी भी घास पर बैठा था, वो हल्का सा मुस्कुराया और अब वो भी अपनी जगह से उठा। आयत अपने रूम में आ गई थी और रूम में आकर वो सीधा बेड पर आई। उसने एक नज़र बच्चों की तरफ देखा। दृश्यम की कही हुई बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। इससे पहले कि वो अपने कपड़े वगैरह लेती और उन्हें चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती, दृश्यम उसके रूम में आया और फिर दूसरे ही पल आयत के बिल्कुल करीब आकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। आयत शॉक्ड रह गई थी। वो जल्दी से बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर मल्होत्रा, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ आप ये सब हरकतें करना भी बंद कर दीजिए। दृश्यम तुरंत बोला, ख्वाब तो पूरे होंगे सेनोरिटा, और ज़रूर होंगे, और कुछ ख्वाब तो मैं आज ही तुम्हें पूरे करके दिखाऊंगा। ये बोलते हुए वो उसे रूम से बाहर ले आया था। आयत उसकी बातों को सुनकर ही हैरान रह गई थी, और अब दृश्यम ने उसे अपने रूम में लाकर बिस्तर पर लिटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपने रूम में अभी क्या करने वाली थी तुम? आयत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दृश्यम ने एक बार फिर से पूछा, अरे सोने से पहले क्या करने वाली थी तुम, बताओ ना। आयत थोड़ा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, कपड़े चेंज करने वाली थी। दृश्यम मुस्कुराया और बोला, मुझे भी कपड़े ही चेंज करने थे। एक काम करते हैं, तुम मेरे कपड़े चेंज करवाना और मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, आयत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत बिस्तर से उतरते हुए बोली, पागल हो गए हैं आप, और पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप, पर मुझे आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन अगले ही पल दृश्यम ने साइड टेबल पर रखा रिमोट उठाया और तुरंत दरवाज़ा लॉक कर दिया। आयत गार्डन से तो भाग गई थी, लेकिन दृश्यम के रूम से भागना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। आयत अब हैरानी से दृश्यम की तरफ देख रही थी। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ मिस्टर मल्होत्रा, ये सब मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं भला आपके कपड़े क्यों चेंज करूँगी और आपसे अपने कपड़े क्यों चेंज करवाऊँगी? आप ना ये सारी बातें छोड़ दीजिए, ये सारी हरकतें छोड़ दीजिए। आप जो चाहते हैं वो हम दोनों के बीच कभी। उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई, क्योंकि दृश्यम उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और अब उसने आयत की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे एकदम अपनी तरफ खींच लिया था। आयत का दिल जोरों से धक धक कर रहा था और दृश्यम अब उसके गालों पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्यों नहीं हो सकता हम दोनों के बीच वो सब कुछ? तुम पत्नी हो मेरी, मैं पति हूँ तुम्हारा, और अगर एक पति पत्नी आपस में ये सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आयत तुरंत उससे दूर हुई और दरवाजे की तरफ घूमते हुए बोली,
आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों वैसे वाले पति पत्नी बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा और दोबारा उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैंने तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब का फाड़ दिया सेनोरिटा। मेरे लिए तो अब सिर्फ तुम ही मेरी वन एंड ओनली बीबी हो। ये बोलते हुए उसने दोबारा उसके गालों पर अपनी उंगलियां रख दी थी और इस बार उसे और भी ज़्यादा प्यार भरी निगाहों से देखने लगा था। आयत को कुछ कुछ होने लगा था। वो उसकी बाहों में पिघलने लगी थी। दृश्यम के लिए ये सब पहली बार था, लेकिन आयत इन एहसासों से गुजर चुकी थी, इसलिए उसका खुद पर कंट्रोल रखना भी थोड़ा मुश्किल था। वो दोबारा दृश्यम से अलग होने लगी, लेकिन दृश्यम ने अब उसे अपनी बाहों से अलग होने ही नहीं दिया और फिर अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ लेकर बढ़ गया। आयत उसके कंधे पर अपना हाथ कसते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़िए मिस्टर मल्होत्रा, मैं ये सब नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम ने उसे नीचे ज़मीन पर उतारा और फिर उससे दोबारा अपनी बाहों में भरकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, गलत फहमी है तुम्हारी सेनोरिटा, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है हम दोनों हैं ही सिर्फ एक दूसरे के लिए। तुम सिर्फ मेरे लिए और मैं तो ऑलरेडी खुद को तुम्हारा बना चुका हूँ। ये बोलते हुए वो अपना हाथ उसकी पीठ की तरफ लेकर गया। आयत की हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। उसने जो कुर्ती पहनी हुई थी उसकी बैक पर जिप थी और जैसे ही दृश्यम का हाथ उसे अपनी जिप पर महसूस हुआ उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसने तुरंत अपनी पीठ घुमाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसकी वजह से अब उसकी पीठ पूरी तरह से दृश्यम के सामने थी। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ते हुए गहरी सांसें लेकर बोली, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए मिस्टर मल्होत्रा। अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम ने उसकी जिप को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ा और फिर उसे नीचे की तरफ सरकाने लगा। जैसे ही आयत को महसूस हुआ कि उसकी पीठ अब पूरी तरह से दृश्यम के सामने होने वाली है, वो तुरंत वापस दृश्यम की तरफ घूम गई। आयत समझ चुकी थी कि अगर वो दृश्यम को यूं प्यार से या फिर नॉर्मली अपनी बात कहेगी तो वो नहीं मानेगा। इसलिए वो गुस्सा करते हुए बोली, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का। आपके कहने से हमारी शादी लीगल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने एक बार फिर से उसे अपने करीब खींचा और फिर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो एक काम करो सेनोरिटा, एक ज़ोरदार चांटा लगाओ मेरे गाल पर। उसकी बात पर आयत के होश उड़ गए। दृश्यम एक बार फिर से बोला, यही तो किया जाता है ना जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे। चाटा छोड़ो, मैं तो कहता हूँ तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो। जाओ कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ केस भी कर देना। कर पाओगी क्या? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? जिसके लिए अब तुम्हारा दिल धड़कने लगा है उस पर ही ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा पाओगी क्या? उसकी इन बातों ने तो आयत की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। दृश्यम का चेहरा बहुत कम इस तरह से सख्त होता था और जब जब उसे गुस्सा आता था तो बहुत ज़्यादा आता था। अब आयत कुछ बोल ही नहीं पाई और दृश्यम ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। दृश्यम का मन तो बहुत था कि वो अपनी सेनोरिटा को प्यार करे, उसे अपनी बाहों में भर ले। उसके अंदर ये सारी डिजायर्स आना नॉर्मल थी, क्योंकि वो तो अपने दिल से ही आयत को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन आयत, वो अभी भी अपने एहसासों के कश्मकश में फंसी हुई थी। वो चाह कर भी इन सब चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसकी सांसें इस वक्त इतनी गहरी चल रही थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। और दृश्यम ने जैसे ही उसकी कुर्ती की जिप को खोलकर उसके कंधे से उसकी कुर्ती को उतारना चाहा, आयत तुरंत भागते हुए पीछे की तरफ गई और फिर जल्दी से पर्दे के पीछे होते हुए बोली, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपको ये सब करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं अभी ये सब नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जिस तरह से वो अपनी बात कर रही थी, दृश्यम को समझ में आ रहा था कि उसके लिए भी ये आसान नहीं है। इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है सेनोरिटा, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं।
अभी थोड़ा वक्त दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही वक्त दूंगा, ज़्यादा की मुझसे उम्मीद रखना भी मत। उसकी बात पर आयत ने अच्छे बच्चे की तरह अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और राहत की एक सांस ली, क्योंकि दृश्यम अब ड्रेसिंग रूम से बाहर जा चुका था। आयत ने सामने ही क्लोजेट की तरफ देखा और फिर जल्दी से क्लोजेट की तरफ आई। उसे डर लग रहा था कि कहीं दृश्यम का दिमाग घूमा और वो वापस ड्रेसिंग रूम में आ गया तो। उसने क्लोजेट खोलकर देखा तो उसे वहाँ पर तो अपने लिए कोई कपड़े दिखाई ही नहीं दिए। वहीं दृश्यम के होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने आयत के कपड़े वहाँ से हटाकर साइड में रख दिए थे, ताकि आयत जब क्लोजेट खोले भी तो उसे सिर्फ दृश्यम की शर्ट मिले। दृश्यम उसे अपनी शर्ट में देखना चाहता था, इसलिए उसने उसके कपड़े वहाँ से हटाए थे। और अब लगभग से 2 मिनट बाद आयत दृश्यम के कपड़े पहनकर बाहर आई। उसने ऊपर तो दृश्यम की शर्ट पहन ली थी, जो जैसे तैसे उसे ठीक आई थी। बेशक से उसमें एक आयत और घुस सकती थी, लेकिन पैंट तो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो उसे बंद भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने पैंट को कसकर पकड़ा हुआ था। वो किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर ही दृश्यम की हंसी छूट गई थी। उसे हंसते हुए देख आयत ने मुंह बनाया और बोली, चुपचाप दरवाज़ा खोलिए, मुझे अपने कपड़े लेने अपने रूम में जाना है। दृश्यम गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आयत ने चौंकते हुए पूछा, कैसी हेल्प? दृश्यम तुरंत उसके करीब आया और अगले ही पल उसने उसके हाथ अपनी पैंट से हटा दिए तो वो पैंट सरक कर तुरंत नीचे की तरफ गिर गई और अब आयत सिर्फ शर्ट में रह गई। उसके होश उड़ गए और दृश्यम की निगाहें उसके गोरे पैरों की तरफ थी। उसने वो तुरंत पैंट वापस खींचनी चाहिए और हल्का सा नीचे की तरफ झुकी, लेकिन दृश्यम तो ठहरा दृश्यम। अब वो कहाँ ही आयत को वो पैंट वापस पहनने देने वाला था। उसने उसके नीचे झुकने से पहले ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बिस्तर की तरफ आया। आयत जल्दी से बोली, ये सब क्यों कर रहे हैं आप मिस्टर मल्होत्रा? आपको पता भी है मुझे ऐसे सोने में कितना अनकंफर्टेबल होगा। प्लीज़ मुझे छोड़िए ना, मुझे वो पैंट तो पहन लेने दीजिए। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन कम से कम यहाँ पर तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने अपने पैर से ब्लैंकेट को ऊपर की तरफ खींचा। आयत तो ढंग से उसकी तरफ भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो खुद इस वक्त सिर्फ लोअर में था। और अब दृश्यम ने उन दोनों के ऊपर वो ब्लैंकेट डालते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आयत मुंह बनाते हुए बोली, मैं ना आपको छोड़ूंगी नहीं, आप सच में मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। दृश्यम ने उसे एकदम से नीचे की तरफ खींचा और फिर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं तो खुद चाहता हूँ तुम मुझे ना छोड़ो, बल्कि मुझे परेशान करो, बहुत ज़्यादा परेशान करो। एकदम खड़ूस बीवी बनकर अपने पति का जीना हराम कर दो और फिर मैं रोमांटिक पति बनकर तुमसे बदला लूँगा। उसकी बातें सुनते हुए आयत को कुछ कुछ होने लगा था। ऊपर से दृश्यम जिस तरह से उसे अपनी बाहों में भर रहा था, वो दोबारा उसकी बाहों में पिघलने लगी। दृश्यम और आयत दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन दोनों की निगाहें भी एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा गहरी थीं। बेशक से दृश्यम ने ब्लैंकेट ऊपर की तरफ खींच लिया था, जिसके बाद वो आयत के पैरों की तरफ नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पैर तो आयत के पैरों को टच कर रहे थे और इतना ही आयत को बेचैन करने के लिए काफ़ी था। वो पीछे की तरफ हटना चाहती थी ताकि बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर जाकर सो सके, लेकिन दृश्यम ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा हुआ था और अब वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोशिश भी मत करना मुझसे दूर जाने की सेनोरिटा, क्योंकि जितना तुम दूर जाओगी उतना मैं तुम्हें वापस अपनी तरफ खींच लूँगा और ऐसे में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करना शुरू करते हैं, न टाइम बर्बाद होगा और ऊपर से मज़ा भी आएगा। आयत मुँह बनाते हुए बोली, खबरदार, अगर आपने मेरे साथ रोमांस करने का सोचा भी तो मैं यहाँ पर सो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा फ़ायदा उठाएंगे। दृश्यम चौंकते हुए बोला, फ़ायदा? व्हाट डू यू मीन बाय मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? और मैं तुम्हारा फ़ायदा क्यों उठाऊंगा? मैं तो सीधा तुम्हें उठाऊंगा। ये बोलते हुए ही उसने आयत को घुमाते हुए अपने ऊपर लिटा लिया और आयत बस उसकी तरफ देखती रह गई।
जो जो चीज़ें वो दृश्यम को करने से मना कर रही थी, दृश्यम एग्जैक्टली उसके साथ वही कर रहा था। और अब वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ अब बताना क्या बोल रही थी ज़रा तुम। आयत जल्दी से बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए ना मिस्टर मल्होत्रा। अच्छा मैं आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करूँगी, आपके बिल्कुल करीब होकर सोऊंगी, लेकिन प्लीज़ कम से कम मुझे नीचे तो उतार दीजिए, अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। आयत ने तुरंत पूछा, कैसा सवाल। दृश्यम उसी नोटी स्माइल के साथ बोला, यही कि तुम्हें मेरे करीब आने पर तुम्हारा दिल तुमसे बगावत करने लगता है, इसलिए मेरे करीब नहीं आना चाहती हो ना। उसके सवाल पर आयत हक्की बक्की रह गई थी। आयत के दिल में दृश्यम के लिए जो मर्जी हो, लेकिन दृश्यम ने पूरी तरह से खुद को उसे सौंप चुका था, तो उसे तो वो सारी डिजायर्स होनी ही थी। वो जल्दी से बोला, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं पक्का तुम्हें नीचे लिटा दूंगा, फिर बेशक से तुम थोड़ी देर होकर सो जाना। मैं तुम्हें अपनी तरफ भी नहीं खींचूंगा, पर पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आयत मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत चालाक हैं मिस्टर मल्होत्रा। दृश्यम हंसकर बोला, बिजनेसमैन हूँ मैं, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि मुंबई का टॉप बिजनेसमैन। तो तुम खुद हिसाब लगा सकती हो सेनोरिटा कि मेरा दिमाग कितना चलता होगा। आयत अब कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपना सुर चुपचाप दृश्यम की चेस्ट पर टिका दिया था। उसके पास दृश्यम के सवाल का जवाब नहीं था, तो दृश्यम उसे नीचे लेटाने भी नहीं वाला था। ऐसे में उसके साथ बहस करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब दृश्यम के होठों की स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसने आयत की पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था, लेकिन अब वो अपना हाथ उसके सिर की तरफ लेकर आया और फिर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम्हें पता है सेनोरिटा, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी हम दोनों के बीच ऐसा मोमेंट भी आएगा। तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात हुई तो मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी जल्दी ये सब खत्म हो और फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन अब तुम्हें अपनी बाहों में भर कर मुझे कितना सुकून मिल रहा है मैं ये बता नहीं सकता। मैं तो शादी के नाम से भी परेशान हो जाता था। अगर मुझे पता होता ना कि मुझे बीबी के रूम में तुम मिलने वाली हो, तो मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारी लाइफ में एंट्री कर चुका होता। फिर तुम्हें वो सब भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ता जो अब तक तुमने किया। उसकी बात सुनकर आयत ने तुरंत चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। वो जानना चाहती थी कि दृश्यम को उसके बारे में क्या ही पता है। वैसे ही उसकी बातों से आयत को लग रहा था कि शायद वो उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, सब जानता हूँ मैं। उसके जवाब पर आयत की आंखें बड़ी हो गई। दृश्यम तुरंत बोला, जब तक तुमसे कोई वास्ता नहीं था तब तक तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया। बस जो मिस्टर नकुल वर्मा ने बताया वो सुनकर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। लेकिन जब तुमसे प्यार हुआ तो तुम्हारे बारे में पता लगाना पड़ा। इसलिए नहीं क्योंकि जानना चाहता था कि जिससे प्यार हुआ वो कैसी है, क्या है, बल्कि इसलिए ताकि जान सकूं कि तुम किस तकलीफ में हो और फिर तुम्हारी उस तकलीफ को दूर कर सकूं। आयत जल्दी से बोली, प्लीज़ मिस्टर मल्होत्रा, आई रिक्वेस्ट यू, आप इन सब चीज़ों में इंटरफेयर मत कीजिएगा। मैं अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। दृश्यम ने तुरंत कहा, तुमने तो अपना अतीत छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अतीत ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। आयत तुरंत बोली, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही नहीं है। मुझे उन लोगों के बारे में जानना ही नहीं है। मुझे उन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है। उन लोगों के बारे में बात भी नहीं करनी। दृश्यम ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, अगर तुम्हें उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी, उन लोगों के बारे में नहीं सोचना, तो क्यों बार बार उन लोगों को याद करते हुए ना जाने कौन सी दुनिया में खो जाती हो तुम। क्यों तुम्हें डर लगता है कि हमारी प्रिंसेस को कोई हमसे दूर ले जाएगा। आयत एकदम से बोली, शहर सिर्फ मेरी है। दृश्यम भी थोड़ी सर्द आवाज में बोला, शहर सिर्फ तुम्हारी थी सिर्फ तब तक जब तक तुम मेरी नहीं थी। अब तुम भी मेरी हो और शहर भी मेरी है। उसकी बात पर आयत की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। दृश्यम ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेशक से शहर हमारी पहली औलाद नहीं है सेनोरिटा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं अपनी जान से बढ़कर उसका ख्याल रखूंगा।
मैं उसके लिए बेस्ट फादर बनूंगा। मेरे लिए मेरी धड़कन से भी बढ़कर होगी वो। जितना प्यार मैं तुम्हें या फिर हमारे होने वाले बच्चे को करूंगा, उतना ही प्यार मैं अपनी प्रिंसेस को भी दूंगा। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो बताओ मैं कैसे तुम्हें खुद पर यकीन दिलाऊं। मैं हर एक वो चीज़ करूंगा जिससे तुम्हें मुझ पर यकीन हो। आयत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आयत ने रोते हुए कहा, मैं दोबारा प्यार नहीं कर पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती और ना ही आपको कुछ दे पाऊंगी। इसलिए प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत कीजिए। दृश्यम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसके चेहरे को वापस अपनी चेस्ट पर लगाया और बोला, तो तुमसे किसने कहा है कि तुम मुझे प्यार करो? इट्स ओके सेनोरिटा, तुम्हें मुझे प्यार नहीं करना तो बेशक से मत करो। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा है कि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। और रही बात तुम्हारे कुछ करने की, तो अब तुम कुछ नहीं करोगी। अब जो करना है सिर्फ मैं ही करूँगा, और जो मैं करूँगा वो शायद कुछ लोगों ने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आयत अपना चेहरा वापस उठाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही दृश्यम ने महसूस किया कि वो अपना चेहरा वापस उठा रही है, उसने तुरंत कहा, अब अगर तुमने अपना चेहरा एक पल के लिए भी ऊपर उठाया तो मैं तुम्हारे लबों को चूम लूँगा सेनोरिटा। इसलिए अब जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि अब अगर मैंने तुम्हें किस करना शुरू किया ना, तो मैं सिर्फ किस पर नहीं रुकूंगा और भी आगे चला जाऊंगा। और तुम बेशक से कुछ मत करना, जो करना है फिर मैं अकेला ही करूंगा। तुम तो बस मुझे महसूस करना। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में एक अलग ही प्यार झलक रहा था। और आयत ने अब अपना चेहरा बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाया। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और वो धड़कनें दृश्यम को भी सुनाई दे रही थी। वो यूं ही उसके बालों को सहलाता रहा और कुछ ही देर में फाइनली आयत आराम से सो चुकी थी। दृश्यम को जब कन्फर्म हुआ कि वो गहरी नींद में जा चुकी है, तो उसने आयत को आराम से बिस्तर पर सुलाया और फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। आयत के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था और शायद बहुत दिनों बाद में सुकून उसके चेहरे पर पसरा हुआ था। नींद में ही करवट लेते हुए वो दृश्यम के सीने से लग गए। दृश्यम मुस्कुराया और बोला, एक पल के लिए तो तुम मुझसे दूर जाती नहीं हो सेनोरिटा, और कहती हो कि तुम मुझे प्यार नहीं दे पाओगी। तुम तो अब मुझे खुद को प्यार देने से रोक भी नहीं सकती हो सेनोरिटा। ये बोलकर उसने अब उसके लबों को भी हल्के से चूम लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड नाइट। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें भी बंद कर ली। कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह का वक्त। आयत की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उठते ही उसकी नज़र सामने वाले क्लॉक पर गई और आज एक बार फिर से 9 बजने को आ गए थे, पर वो अभी तक बिस्तर पर ही थी। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो खुद से बात कर सके। वो तुरंत बिस्तर से उठी। उसे बच्चे को रेडी करना था और अब तक तो शायद बच्चे रेडी हो भी गए होंगे। ये सोचकर उसे और भी बुरा लग रहा था। वो इस बात की टेंशन ले रही थी कि पता नहीं बच्चे उसके बारे में क्या ही सोच रहे होंगे कि वो बच्चों का ध्यान तो बिल्कुल रखती ही नहीं है। बिस्तर से उतरते ही उसने अपनी हालत देखी। वो ऐसे दृश्यम की शर्ट में कैसे ही बाहर जा सकती थी। इसलिए उसने अपने वो कपड़े उठाए जो उसने कल रात को पहन रखे थे और फिर तुरंत बाहर की तरफ आई। बाहर आते ही उसकी नज़र हाल में थी जहां बच्चे घर से बाहर की तरफ भाग रहे थे। आयत ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो बच्चों को मिल तक नहीं सकती थी, क्योंकि बेशक से उसने कपड़े तो ढंग के पहन लिए थे, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और वो नीचे जाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए अब बच्चों से वो बाद में ही मिलेगी, जब बच्चे वापस स्कूल से घर आ जाएंगे। ये सोचकर वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अब उसने रूम में आते ही अपना क्लोजेट खोला ताकि अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जा सके, लेकिन उसकी पूरी क्लोजेट खाली थी। वहाँ पर बच्चों का सामान शिफ्ट कर दिया गया था। आयत चौंकते हुए बोली, ये क्या है? मेरी क्लोजेट खाली क्यों है और यहाँ बच्चों का ये सारा सामान क्यों है? पक्का ये सब मिस्टर मल्होत्रा ने ही किया होगा। लेकिन मेरा सामान तो उनके रूम में भी नहीं था। पहले तो कुछ कपड़े थे जो उनके रूम में थे, लेकिन कल तो वो भी नहीं थे। और फिर मेरा सामान कहाँ गया?
अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे पर खड़ा दृश्यम, जो कब से उसकी तरफ देख रहा था, वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आया और बोला, तुमसे किसने कहा सेनोरिटा कि हमारे रूम में तुम्हारा सामान नहीं है? आज सुबह पर्सनली खुद अपने हाथों से मैंने तुम्हारा सामान हमारे रूम में अच्छी तरह से सेट किया है। आयत ने उसे देखते ही मुंह बनाया और बोली, लेकिन क्यों मिस्टर मल्होत्रा? दृश्यम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या मुझे तुम्हें रीजन बताने की ज़रूरत है? आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जो चीज़ आप चाहते हैं वो हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को करने में लगे हुए हैं। एक बार नहीं 50 बार बोल दिया है मैंने आपसे कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब पहले मुझे आपके रूम से अपना सामान वापस लाना होगा। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए ही दृश्यम के रूम की तरफ बढ़ गई थी। दृश्यम भी उसके पीछे पीछे रूम से बाहर निकला। आयत ने दृश्यम के रूम में आकर क्लोजेट खोला तो दृश्यम ने सच में उसकी हर एक चीज़ को बड़े ही सलीके से क्लोजेट में रखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सारा काम किसी मर्द ने किया होगा, क्योंकि इतनी सफाई तो मर्दों के हाथ में इन कामों में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसने अब एक नज़र हैरानी से दृश्यम की तरफ देखा और बोली, आपने झूठ कहा है ना मुझे? ये सारा सामान आपने नहीं बल्कि किसी सर्वेंट ने रखा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बोला, तुम बिस्तर पर हो और मैं किसी सर्वेंट को हमारे रूम में आने की परमिशन दूँ? ऐसा हो सकता है क्या भला? तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं? आयत अब कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे अब अजीब सी खुशी हो रही थी। क्या सच में दृश्यम ने उसके लिए इतने एफर्ट लगाए? वो अपना सामान उठाने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन जिस हिसाब से दृश्यम ने वो सारा सामान क्लोजेट में लगाया हुआ था, उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो उन चीज़ों को वहाँ से उठा कर लेकर जाए। दृश्यम ने अब पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, तुम्हें पता है मैंने अब तक शावर भी नहीं लिया। आयत ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? आप तो जिमेरिया से आते ही शावर लेते हैं ना, तो अब तक क्यों नहीं लिया? दृश्यम ने अब उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोले, क्योंकि आज मेरा तुम्हारे साथ शावर लेने का मन था। जैसे ही उसने कहा, आयत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैं चलती हूँ यहाँ से। मैं बस यहाँ से अपना सामान लेने आई थी, बाकी का सामान बाद में लेकर जाऊँगी। पहले बस कुछ कपड़े ले जाती हूँ जो मुझे अभी चाहिए। ये बोलते हुए वो दोबारा क्लोजेट की तरफ घूमने लगी, लेकिन दृश्यम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा जो उसने आते ही बंद कर दिया था। आयत ने तुरंत पूछा, क्या क्या करने का सोच रहे हैं आप मिस्टर मल्होत्रा? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और फिर उसे लेकर वाशरूम की तरफ बढ़ने लगा। आयत जल्दी से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर मल्होत्रा? आप ऐसे कैसे मुझे वॉशरूम में लेकर जा सकते हैं? आप मेरे साथ कैसे शावर ले सकते हैं? प्लीज़ ये सब मत कीजिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम उसे लेकर वॉशरूम में पहुंच चुका था। उसने उसे शावर के नीचे खड़ा किया। आयत ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था और अगले ही पल उसे पीछे दीवार से लगा दिया था। वो उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी ना में भी तुम्हारी हाँ छुपी होती है। उसकी बात पर आयत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दृश्यम मुस्कुराकर बोला, जब तुम्हें कोई बात मंजूर नहीं होती ना तो तुम बहुत गुस्से में बोलती हो, और तुम्हारे बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना तो दूर, ज़बरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब तुम ये गहरी सांसें लेते हुए थोड़ा इतरा कर मना करती हो ना, उसका मतलब ना तो कहीं से भी नहीं लगता। आयत का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वो तुरंत बोली, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। मेरी तरफ से तो ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। दृश्यम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहना, क्या तुम्हारी ना का मतलब ना है? अगर तुम ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और आई प्रॉमिस, जिस तरह से मैंने तुम्हारा सामान हमारे क्लोजेट में लगाया है ना,
उसी तरह से वापस तुम्हें रूम में भी छोड़ कर आऊँगा और तुम्हारी कसम कभी तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। उसकी इन बातों को सुनते हुए आयत का दिल जोरों से धड़क उठा था। अगर वो नॉर्मली उसे ना करने के लिए बोलता तो शायद वो उसे ना बोल भी देती, लेकिन जो कुछ दृश्यम ने कहा वो कैसे ही उन सब चीज़ों के लिए हाँ बोल सकती थी। शायद वो खुद भी नहीं चाहती थी कि दृश्यम उसका सामान वापस उसके रूम में छोड़ कर आए, वो उसके करीब आना बंद करे, इसलिए उसने बस अपनी नज़रें झुका ली। अब दृश्यम उसके गाल से अपना गाल रगड़ते हुए बोला, और तुम्हारा ये नज़रें झुकाकर हाँ कहना तो मेरी जान और भी ज़्यादा निकालता है। सच में इस तरह से हाँ कहना तो कोई तुमसे सीखे। ये बोलते हुए अब उसने अपने दूसरे हाथ से शावर भी ऑन कर दिया था और अगले ही पल दोनों शावर के ठंडे पानी से भीगने लगे थे। आयत ने अपने दोनों हाथ दृश्यम के कंधे पर रख दिए थे। पानी की आवाज़ एक तरफ और उसकी गहरी सांसों का शोर दूसरी तरफ। वो दृश्यम की बाहों में पिघल रही थी। बेशक से वो दोनों कपड़ों में थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब थे, दोनों बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। और दृश्यम उसके कपड़े निकालने भी नहीं वाला था। साथ में शावर लेने का मतलब ये तो नहीं कि कोई आपकी बॉडी को देखे, एक दूसरे को महसूस करना भी बहुत होता है, और दृश्यम फिलहाल यही चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अतुल्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और किसी से बात कर रहा था। कल जो हुआ उसके बाद उसने सोच लिया था कि वो पता लगाएगा कि आयत और दृश्यम के बीच क्या है और क्या नहीं। इसलिए उसने अब अपने असिस्टेंट को कॉल किया। जैसे ही सामने से उसके असिस्टेंट ने कॉल रिसीव किया, उसने तुरंत कहा, मुझे दृश्यम मल्होत्रा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ दिन पहले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। मुझे जानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल है या फेक, और क्या आयत सिंघानिया ने उससे शादी करने के लिए पैसे लिए हैं, और लिए हैं तो कितने, और आयत सिंघानिया का कोई बच्चा भी है क्या। ये बोलते हुए वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील कर रहा था, लेकिन यही बात उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसने अपना प्लान रेडी कर रखा था। जिस बच्चे को वजह बनाकर उसने आयत को छोड़ा था, उसने सोच लिया था कि अब वो आयत के खिलाफ उसी बच्चे को अपना हथियार बनाएगा, और कैसे वो तो अब वक्त ही बताने वाला था। आयत और दृश्यम दोनों शावर लेकर रेडी हो चुके थे। अब तो आयत का सारा सामान दृश्यम के रूम में था, तो वो वहीं पर रेडी हो गई थी, और रेडी होने के बाद वो दोनों नीचे आए और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। आयत दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों को स्कूल तो आपने भेज दिया है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आज उन्हें लेने के लिए मैं जाऊंगी, और प्लीज़ आप मुझे रोकिएगा मत, वरना बच्चे भी कहेंगे कि आजकल मैं तो बदल ही गई हूँ, उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। दृश्यम तुरंत बोला, बच्चे ऐसा कुछ नहीं सोचने वाले, मुझे नहीं लगता तुम्हें उन्हें लेने के लिए जाना चाहिए। ड्राइवर है तो सही, वो ले आएगा, और अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है बाहर घूमने का, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे लिए लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं आ जाती। आयत ने उसे घूर कर देखा और बोली, कितने बड़े मतलबी हैं आप मिस्टर मल्होत्रा, वहाँ बच्चों को मेरी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, बच्चों से ज़्यादा आपको अपनी पड़ी है। दृश्यम मुँह बनाते हुए बोला, अपनी बीवी को टिफ़िन के साथ ऑफिस में बुलाना गलत होता है क्या। अगर ऐसा है तो इट्स ओके, अगर ये गुनाह भी होता है तो मुझे ये गुनाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं, बल्कि तुम मेरे लिए टिफ़िन लेकर ऑफिस ही आओगी। आयत मुँह बनाते हुए बोला, मैं नहीं आने वाली। दृश्यम तुरंत बोला, अगर तुम नहीं आई तो मैं लंच नहीं करूँगा। आयत ने अब और भी ज़्यादा मुँह बनाते हुए उसे देखा तो दृश्यम हंसा और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हारा मन करे तो आ जाना, वरना मैं 3 बजे तक वेट करूँगा। आयत ने कुछ नहीं कहा, पर अब उसे भी लगने लगा था कि उसे दृश्यम के लिए लंच लेकर जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में दृश्यम ब्रेकफास्ट करके मल्होत्रा मेंशन से निकल चुका था, और उसके जाने के बाद आयत अपने काम पर लग गई थी। उसे बच्चों के और अपने और दृश्यम के रूम की काफ़ी सारी सेटिंग करनी थी। अब वो समझ गई थी कि दृश्यम उसे उसके रूम में तो रहने नहीं देगा, उसे दृश्यम के साथ ही रहना होगा, तो उसे सब कुछ अच्छे से सेट करना होगा। और कब काम करते करते 2-3 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला।
वहीं दूसरी तरफ रायचंद इंडस्ट्रीज में अतुल्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अतुल्य की तरफ बढ़ा दी तो अतुल्य अब चुपचाप उस फाइल को देखने लगा और उस फाइल में रखी हुई पिक्चर्स देखकर उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एक पिक्चर उठाई और फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए पूछा तो वो असिस्टेंट जल्दी से बोला, ये मिस आयत की बेटी है। ये बच्ची दृश्यम मल्होत्रा की नहीं है क्योंकि ये उनकी शादी से पहले की है। इस बच्चे की उम्र लगभग से 4 साल की है और सोर्सेस से पता चला है कि मिस सिंघानिया ने जब इस बच्चे को जन्म दिया तो वो बिल्कुल अकेली थी। उनके साथ उनके घर वाले भी नहीं थे। सिंघानिया फैमिली तो उन्हें बहुत पहले ही अपने घर से निकाल चुकी। अब उनका मिस सिंघानिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 4 साल अकेले रहने के बाद अब मिस्टर मल्होत्रा के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और ये शादी उन्होंने आयरा के लिए की थी। आयरा जो मिस्टर मल्होत्रा के बहन की बेटी है और उनकी बहन की शादी आपकी फियांसे युविका खन्ना के भाई से हुई थी। अतुल्य चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे मुझे बहुत मतलब है। ये बोलते हुए उसकी उंगली सहर पर थी और उस पिक्चर में सहर आयत के साथ थी और वो दोनों ही उस पिक्चर में बहुत खुश नज़र आ रही थी। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आजकल कमेंट बहुत कम हो रहे हैं, 100 से पार भी नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? और अगर आ रही है तो दिल खोल कर कमेंट किया करो यार। एक कमेंट और लाइक ही तो मांगती हूँ, वो भी देने में आप लोग कंजूसी करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।